राज्य है बिहार, जहां पर हाल के दिनों में तीसरा पुल गिरा है। 2 करोड़ रुपए की लागत से करप्शन की नींव पर बनाए जा रहे इस पुल ने देखते ही देखते जल समाधि कैसे ली, आप रिपोर्ट देखिए। 1.5 करोड़ का पुल 1.5 मिनट में धड़ाम। $12 करोड़ का पुल 12 सेकंड में धड़ाम। सिवान में धराशायी करप्शन का पुल। महज एक सप्ताह, एक ही राज्य, एक ही विभाग और भ्रष्टाचार के 3 पुल बैक टू बैक डूब गए। बिहार में पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे बच्चों की बनाई कोई रेत की इमारत। पुल गिर रहे हैं और सियासत हो रही है फुल। जवाब देने वाला कोई नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि पुल इंजीनियर्स ने क्या बनाया था, या फिर बच्चों ने खेल खेल में कंक्रीट बिछाई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते के अंदर तीसरा पुल ढह गया है। इस बार ये घटना मोतिहारी में हुई है। और सबसे खास बात यह है कि अररिया और सीवान के बाद मोतिहारी में भी पुल टूट गया है। पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसी स्थिति में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे जरूर है, लेकिन ये बताइए कि कब पुल टूटा है, कुछ जानकारी आपको है? 12:30 में। क्या, कैसे टूट गया? वो एक में धंस गया। कैसे? आप लोग कल ही ढलाई हुआ था इसका? हाँ। क्या गड़बड़ी हुआ था कि गिर गया? वो पाया अपने मैंने धंस गया। जिला प्रशासन ने जरूर इसको लेकर जो है संज्ञान जरूर लिया है, और हमें लगता है कि तमाम स्थानीय लोग जो हैं वो नाराजगी जरूर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पुल टूटने का सिलसिला जारी है। इससे पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। मोतिहारी में बन रहे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2 करोड़ रुपए थी। जानकारी के अनुसार इस बार पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहार के घोड़ा सहन इलाके में हुई है। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई करीब 50 फीट थी और 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल देखते ही देखते धड़ाम हो गया। गिर गया। पहले के बाद इसमें इंजीनियर का लापरवाही है। इंजीनियर का लापरवाही? इंजीनियर जो नीचे से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया, उसके बाद गिर गया। रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है। मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए पेपर लगा हुआ है। 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए, आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाबदेही कौन होता? वहीं शनिवार को भी बिहार के सिवान में पुल गिरने की घटना हुई। यहाँ महाराजगंज दरोदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। लोगों का कहना है कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर गिर गया, ये हैरान करने वाली बात है। इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र में पठेड़ी गरोली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। इससे पहले बीते मंगलवार को अररिया में करीब 180 मीटर लंबा पुल ढह गया था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर ये पुल बनाया गया था। अभी पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया था और उद्घाटन से पहले ही 12 करोड़ की लागत से बना पुल धड़ाम हो गया। पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए और बताया जा रहा है कि जमीन पर ही पिलर गाड़कर इसको बनाया गया था। यहाँ अप्रोच रोड भी नहीं बनी थी। बीते दिनों का जिक्र करें तो बिहार में बार बार पुल गिरने की घटना आम बात हो गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं से सरकार और निर्माण कंपनियों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के बाद अब बात करेंगे पूर्वोत्तर की, क्योंकि भारी बारिश के बाद पूर्वोत्तर के 2 राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एक तरफ असम के 30 से ज्यादा जिले पानी पानी हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की मार लोगों पर पड़ रही है। ईटानगर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
असम में बारिश और बाढ़ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है। असम की तो ये हर साल की कहानी है। बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है। हालात ये हैं कि लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि गांव के गांव, खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तबाही 33 जिले और 1000 से गांव तक फैली हुई है। इस बाढ़ त्रासदी में अभी तक 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 12 जिले तो बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिससे 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। असम में 130 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। करीमगंज में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हर तरफ सिर्फ पानी है। करीमगंज में सबसे ज्यादा 2.5 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीमगंज में कुशियारा नदी अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके अलावा डिब्रूगढ़, बारपेटा, कामरूप, बाजली, गोलपारा, नागांव, ओजई, उदलगुरी, दरांग, नलबाड़ी, कछार बाढ़ की आगोश में हैं। कामरूप जिले में स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ ने 54 लोगों का रेस्क्यू किया है। लोगों को बचाने के लिए नाव का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ के बिगड़ते हालातों पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिंता जताई है। राज्य में 3995 हेक्टेयर इलाका बाढ़ की वजह से जलमग्न है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर जाती है। अभी वो उतनी विकराल नहीं हुई है, लेकिन उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। केंद्र सरकार लगातार हालात के बारे में जानकारी ले रही है। वहीं पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की विनाश लीला दिख रही है। राजधानी ईटानगर में बादल फटने की घटना हुई है। बारिश इसके बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा गया है। प्रशासन ने 7 जगहों पर राहत शिविर बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्तों के आने का सिलसिला नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक रिकॉर्ड 1,75 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन करने का है, जो इसी महीने के अंत तक 2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या में भगवान श्री राम बीते 22 जनवरी को विराजमान हुए हैं। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद से देश और पूरी दुनिया से राम भक्त धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं। गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, राम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी ये सिलसिला थोड़ा कम रहा, लेकिन जैसे ही गर्मी थोड़ी कम हुई, वैसे ही अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यही वजह है कि जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं, तब से लेकर अब तक करीब 1,75,00,000 से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन पूजन किया है। और हर दिन की बात करें तो ये आंकड़ा 1 लाख से अधिक का है। जब श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि इस महीने के अंत तक ये संख्या 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी।
कल तक की जो संख्या है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 1,75,00,000 से ऊपर जा चुकी है और औसतन 1 लाख से अधिक लोग दर्शन का लाभ उठाते हैं प्रतिदिन। पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 1,75,00,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किया है। ये आस्था ही अपने आराध्य के लिए। वहीं दर्शन पूजन के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर के पहले तल का निर्माण भी जुलाई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है और इस साल दिसंबर तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अपने आराध्य के दर्शन के आंकड़ों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट से और चलिए देश के बाद अब दुनिया में क्या चल रहा है इसको जानने का वक्त है, जहां पर रूस के दक्षिण में मौजूद रेगिस्तान प्रांत में हुए एक बड़े आतंकी हमले में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और कई आम नागरिकों की मौत होने की खबर है। 3 महीने पहले ही रूस एक बहुत बड़े आतंकी हमले से दहला था, जिसमें करीब 15 लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से वहां पर दिन दहाड़े कुछ हथियारबंद हमलावरों ने मुस्लिम बहुसंख्यक रेगिस्तान में गिरजाघरों, यहूदियों के धर्मस्थल और पुलिस की पोस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग की और लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया, मगर पूरा रूस इस हमले से दहल उठा है। इसे लेकर 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस के रेगिस्तान इलाके में किस तरीके से आतंकी हमले से यह पूरा इलाका दहल उठा, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कैसे आतंकियों ने यहां पर जमकर दहशत फैलाई। उधर सीरिया में एक बार फिर से अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है और इसे अमेरिका के खूंखार जनरल कुरिल्ला का ऑपरेशन गुरिल्ला कहा जा रहा है। जनरल माइकल कुरिल्ला अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं। सीरिया में इस बार अमेरिका की एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस को तगड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के इस हमले से सीरिया में आतंक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। शांत पड़े इलाके में अचानक एक जोरदार धमाका होता है और जब धुएं का गुबार छटता है तो पता चलता है कि टारगेट के चीथड़े उड़ चुके हैं। ये एयर स्ट्राइक अमेरिका की ओर से की गई थी और धमाके की जगह थी सीरिया। मारा गया आईएसआईएस का ओसामा। सीरिया में अमेरिकी एयर स्ट्राइक। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि रविवार को सीरिया में उन्होंने हवाई हमले में आईएसआईएस के ओसामा को मार गिराया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए आईएसआईएस के आतंकी की पहचान ओसामा जमाल मोहम्मद इब्राहिम अल जनाबी के रूप में हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सीरिया में 16 जून को यूएस सेंट्रल कमांड ने सीरिया में हवाई हमला किया, जिसमें आईएसआईएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ओसामा जमाल मोहम्मद इब्राहिम अल जनाबी की मौत हो गई। उसकी मौत से आईएसआईएस के संसाधन जुटाने और आतंकी हमले करने की क्षमता कम होगी।
जमाल मोहम्मद इब्राहिम अल जनाबी ISIS का बहुत ही खूंखार आतंकी था। ISIS में आतंकियों की नई भर्ती का जिम्मा इसी के पास था। ओसामा के मारे जाने के साथ ही अमेरिका ने राहत की सांस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फोर्स फुल एक्शन मोड में है। US अफ्रीका कमांड ने लगभग 3 हफ्ते पहले सोमालिया में थरदार के पास एक दूर दराज के इलाके में किए हवाई हमले में 3 ISIS आतंकवादियों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च तक सेंटकॉम और उसके सहयोगियों ने सीरिया में 7 ISIS ग्रुपों को मार डाला और 27 अन्य को हिरासत में लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी समय के दौरान इराक में 11 आतंकवादी मारे गए और 36 लोगों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले अप्रैल में सेंटकॉम कमांडर जनरल एरिक कुरिला ने कहा है कि हम ISIS के पूरी तरह खात्मे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ISIS क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा है। कुरिला ने यह भी कहा था कि इराक और सीरिया के बाहर हिरासत में लिए गए ISIS आतंकियों की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी फिर से पुनर्गठित होने की कोशिश न कर सके। अभी हाल में ही अमेरिका ने 3 फरवरी की सुबह इराक और सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर हमला किया। यह अटैक जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में किया गया। इन हमलों में इराक के 16 और सीरिया में 18 की मौत हुई। सीरियाई मीडिया के मुताबिक अमेरिकी स्ट्राइक में नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई थी। इस दौरान 7 जगहों पर सीरिया में 4 जबकि इराक में 3 जगहों पर मिसाइलें दागी गईं। इसमें H-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट के साथ साथ इंटेलिजेंस ठिकानों को निशाना बनाया गया। 28 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर बने अमेरिकी बेस टावर 22 पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था। इसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। इजराइल हमास जंग के बीच ऐसा पहली बार था जब 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका ने इस हमले के पीछे ईरान के समर्थन वाले गुट को जिम्मेदार ठहराया है। सीरिया में ISIS फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना इस्लामिक स्टेट के फिर से उभरने से रोकने के लिए वहां तैनात है। अमेरिकी सेना को कुर्द मिलिशिया YPG और उसके सहयोगियों के नियंत्रित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। 2019 में चरमपंथी मिलिशिया के खत्म होने की घोषणा कर दी गई थी। इसके बावजूद यह बीच बीच में सक्रिय हो जाता है। हालांकि जानकारों के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी निरंतर सैन्य मौजूदगी से अपने कट्टर दुश्मन ईरान के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन में एक रक्षा अधिकारी के अनुसार लगभग 700 अमेरिकी सैनिक अभी भी जगह जगह सीरिया में हैं। गाजा युद्ध के छिड़ने के साथ ही उनकी तैनाती और भी खतरनाक हो गई है। ईरान समर्थक मिलिशिया अक्सर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। और चलिए अब बात करेंगे देश की एक महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर ब्रज के संतों महंतों और धर्माचार्यों की आज महापंचायत होनी है। इसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा की राधा रानी को देकर के दिए गए विवादित बयानों पर चर्चा होगी। दोपहर को 3 बजे से बरसाना में यह महापंचायत शुरू हो रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। संतों महंतों और धर्माचार्यों ने SSP से FIR दर्ज कराने की मांग की है। इससे पहले प्रेमानंद महाराज ने भी कथावाचक प्रदीप को बयानबाजियों से बाहर जाने की नसीहत दी थी। हालांकि बाद में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सुलह करवाई थी। प्रेमानंद महाराज को लेकर भी ब्रज के संतों में आक्रोश है। संतों ने चेतावनी दी है कि प्रदीप मिश्रा जब तक बरसाना आकर माफी नहीं मांग देता है, तब तक संतों का विरोध जारी रहेगा। ब्रज के धर्माचार्यों ने इस प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की भी चुनौती दी है। माना जा रहा है कि महापंचायत में धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर प्रदीप मिश्रा को सजा भी सुनाएंगे। रास महल में जहाँ पूज्य मिश्रा महाराज रास लीला का आनंद लेते हैं शाम को, वहाँ पर एक महापंचायत होने जा रही है। प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राधा रानी के बारे में जो अनर्गल वार्तालाप किया गया है,
इसी विषय को लेकर के महापंचायत हो रही है। और इसी बीच देश दुनिया में वक्त है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश के बड़वानी से बड़ी खबर है। बड़वानी में पुल पर एक वाहन के फंसने की जानकारी है। आपको बता दें कि वाहन में कर्मचारी और बच्चे सवार थे। पुलिया पर अचानक से पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये वाहन वहां पर निकल नहीं पाया। कर्मचारी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। ग्रामीणों की मदद से सभी को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो तस्वीरें आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है कि किस तरीके से ये पूरा पुलिया जो है वो पानी से हटा हुआ था और वाहन इसमें घुसा। पार्टी में पुलिया पार करते समय वाहन फंस गया। लाल घेरे में आप देखिए ये वाहन, जिसे हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस वाहन में कर्मचारी और बच्चे सवार थे। इस गाड़ी को हालांकि बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी चालक की लापरवाही देखिए कि सबकी जान को इसने सांसद में डाल दिया। और आपको बता दें कि पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद भी ये गाड़ी लेकर के रास्ता पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया और बीच रास्ते में पानी के तेज बहाव में फंस गया। हालांकि बाद में जो है वो इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरे वाहन को और वाहन में बैठे लोगों को भी ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये राहत की बात है। बड़वानी में खैर पुल पार करते वक्त पानी में वाहन के गाड़ी के फंसने की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों तरफ काफी संख्या में लोग थे जो सोच ही रहे थे कि कैसे इस पुल को पार किया जाए, क्योंकि पुल पर पानी की चादर चल रही थी। पूरी तरह से पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा था। हालांकि ये रास्ता रुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस वाहन चालक ने जहमत उठाई और इस तरह से सबकी जान को मुश्किल में डाला। उधर मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ का रोमांचित कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो नील नाला बाघ का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में ये नील नाला बाघ शिकार किए हुए चीतल को अपने मुंह में दबाकर चलता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटकों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने अपने कैमरों में कैद किया है। वहीं जो अब तेजी से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक बाघ जो चीतल का शिकार करता है, उसके बाद उसे मुंह में दबा करके अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है। इसी दौरान पर्यटकों की लोगों की नजर इस पर पड़ी और लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। तो बाघ ने दरअसल चीतल का शिकार किया था और इसके बाद चीतल को अपने मुंह में लेकर के ये नील नाला बाघ जा रहा था। और चलिए बात करेंगे पाक के प्रतिनिधिमंडल की। 1960 की सिंधु जल संधि के सिलसिले में पाकिस्तान से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विश्व बैंक के तटस्थ प्रतिनिधियों के साथ जम्मू पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल अगले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न बांधों का दौरा करेगा। अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की जम्मू कश्मीर की यह पहली यात्रा है। वहीं सिंधु जल संधि के तहत भारत पाक प्रतिनिधिमंडल हर साल कम से कम एक बार मुलाकात करते हैं। गौरतलब है कि संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट का फैसला आ जाए फिर करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले स्टे के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज ही उन्होंने सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर इंकार करते हुए कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, इसके बाद सुनवाई करेंगे। ये कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट पर दबाव नहीं बनाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आने दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ किया गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचे थे। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली की राउज़ेवेन्यू कोर्ट ने हालांकि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने रुख किया था हाई कोर्ट का और अगले दिन ईडी पहुंची थी हाई कोर्ट और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत मामले को लेकर के राउज़ेवेन्यू कोर्ट ने ईडी का पक्ष नहीं सुना और इसीलिए उनका पक्ष सुना जाए। हाई कोर्ट ने त्वरित सुनवाई की और स्टे लगा दिया अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे अपर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल की याचिका पर अब 26 तारीख को सुनवाई होगी। ये कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट पर दबाव नहीं बनाया जाए।